गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सबसे पहले मैथ्स में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का। तो इसमें डिफाइन वेरियस टर्म्स क्या क्या होंगी, डेफिनेशन क्या कुछ होगी। तो पहले डेफिनेशंस वगैरह को ध्यान से आप समझें, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर आपका है सेट्स। इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो सेट की होती है। सेट होता क्या है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कोई भी सेट हमारे पास है वो एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट कहेंगे। लेकिन तीन वर्ड्स यहां पर दिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसको सेट कहा जाएगा। कलेक्शन तो होगा सेट, लेकिन उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, किस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड कहा जाएगा, ये मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हैं और किस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन को देखते ही, कलेक्शन है उसमें ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं, बगैर किसी हेजिटेशन के हम स्पष्ट बोल पाएँ आइदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट। डबल माइंडेड ना हो, डबल सिचुएशन ना हो कि भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट कलेक्शन में प्रेजेंट ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम बात करें, मैं एक कलेक्शन ले रहा हूं, कलेक्शन ऑफ 10 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथ्स इन 11th क्लास। इलेवेंथ क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके आपको टॉपिक दिए हुए हैं। इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, उनका कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है? अगर हम बात करें यहाँ पर 11th क्लास के सिलेबस में से मैंने कोई भी टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें टॉपिक उठा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, 11th क्लास के सिलेबस का एक टॉपिक है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये 11th क्लास का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है क्या इस कलेक्शन में, क्योंकि 11th क्लास के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो इस कलेक्शन में मौजूद हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन करूं ट्रिग्नोमेट्री इस कलेक्शन में है, या दूसरा टॉपिक मैंने ले लिया सेट्स का ही ले लेते हैं, यूनिट हमारी है सेट्स, क्या सेट्स का टॉपिक इस कलेक्शन में है? स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वन स्टूडेंट टू अदर स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो चेंज हो सकते हैं। भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी दूसरे बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी बच्चे को सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी को इनइक्वालिटी का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर मतलब वन स्टूडेंट से अदर स्टूडेंट पर जाते समय ये जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है। हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट, हर स्टूडेंट की पसंद सेम नहीं हो सकती। भाई मेरे को अलग इसमें टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, दूसरे टॉपिक को, दूसरे स्टूडेंट को कोई दूसरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैंने 11th क्लास का एक टॉपिक उठाया
क्योंकि इस कलेक्शन में जो टॉपिक हैं वो 11th क्लास के मैथ्स के टॉपिक हैं। उसी में से एक टॉपिक उठा लिया। आपसे कोई पूछे क्या ये टॉपिक इस कलेक्शन में मौजूद है, तो हम क्या सोचेंगे, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है उस एक्स स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, वाई के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, जेड के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो वेल डिफाइन नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आप लोग यहां पर बैठे हैं, मैंने कलेक्शन में ले लिया 11th क्लास के मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रैंडमली आप लोगों में से मैं किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं कि भी क्या आप इस कलेक्शन में मौजूद हैं। कलेक्शन तो है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। कौन से स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। अब मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कौन, इंटेलिजेंसी को मेजर करने का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और कौन सा स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है। हर टाइप के स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी हर स्टूडेंट की अलग अलग हो सकती है। कोई किसी वे में मैथ्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई फिजिक्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई एसएस में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो सकता है। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंसी को मेज़र करने का यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जिसके बिहाफ पे मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि भी क्लास के कौन कौन से स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। दूसरी तरफ इसी कलेक्शन को मैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बना सकता हूँ, इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर दूंगा। अगर आपसे ये कहा जाए, अब मैं आपकी क्लास में से मान लो किसी बच्चे से पूछूं कि क्या आप इस कलेक्शन में मौजूद हैं, आप इस कलेक्शन में मौजूद हैं, नहीं बता पाएंगे। भाई अगर मैं मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ तो कलेक्शन में हूँ, अदरवाइज नहीं हूँ। मतलब सिचुएशन डाउटफुल है। रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन, रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट मे बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट। सिचुएशन डाउटफुल है। मैंने आपको यही बताया था, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन को देखते ही बगैर किसी हेजिटेशन के अगर हम ये कह पाएँ कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं, ऑप्शन तो आइदर यस और नो, बीच की सिचुएशन ना हो कि प्रेजेंट हो भी सकता है और हो सकता है प्रेजेंट ना भी हो। अगर ऐसी सिचुएशन अपीयर हो रही है तो उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। अगर मैं इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर देता हूँ, फिलहाल इंटेलिजेंसी को मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है। मैंने इस इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर दिया, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट is that one who have scored at least 97% marks in 10th class। मतलब इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हैं, मैं उनको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? इंटेलिजेंसी को मैंने डिफाइन कर दिया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसको कहा जा रहा है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसको कहा जा रहा है जिसने अपनी 10th क्लास में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर किए हुए, 97। अब डिसीजन आसान हो गया। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं उठा रहा हूँ और मैं ये पूछूंगा कि क्या आप इस कलेक्शन का हिस्सा हैं, आपका रिजल्ट है 10th क्लास का, अगर आपके मार्क्स 97% या उससे ज़्यादा हैं तो आप इस कलेक्शन में मिलेंगे, और अगर आपके मार्क्स 97% से कम है तो आप इस कलेक्शन में नहीं होंगे। यानी कि अब जो हमारा डिसीजन है वो क्वाइट क्लियर है। कोई भी ऐसी सिचुएशन किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर मैं चेक करूं, पूछूं कि क्या आप इस कलेक्शन में मौजूद हैं, तो डिसीजन हमारा आसान हो गया। मार्क्स 10th क्लास के 97% या उससे ज़्यादा तो आप इस कलेक्शन में हो,
और अगर मार्क्स 97% से कम है तो आप इस कलेक्शन में नहीं हो। यानी कि जो ये वाली सिचुएशन थी जहाँ डाउटफुल था हर जगह हर स्टूडेंट के लिए कि भी ये स्टूडेंट इस कलेक्शन में है या नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने का हमारे पास कोई पैरामीटर कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। अब मैंने इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर दिया। अनदर कलेक्शन वी कैन टेक कलेक्शन ऑफ 11 talented cricketers. Collection of 11 talented cricketers. कलेक्शन में टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। अब टैलेंटेड कौन है ये डिफाइन नहीं है। डिफरेंट वेज होते हैं इसमें। बैटिंग ठीक हो, अच्छा बैट्समैन हो तो टैलेंटेड हो सकता है, अच्छा बॉलर है तो टैलेंटेड हो सकता है, अच्छा फील्डर है तो टैलेंटेड हो सकता है। तो उस केस में यानी कि फिलहाल इसको डिफाइन करने के लिए टैलेंटेड क्रिकेटर कौन है, टैलेंट की कोई डेफिनेशन नहीं। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है मेरे पास जिसकी हेल्प से मैं क्रिकेटर का टैलेंट मेजर करता हूँ कि कौन स्टूडेंट तो कौन जो क्रिकेटर है वो टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है। मैं 2-3 कंडीशन अप्लाई कर दूँ। अगर कोई भी क्रिकेटर जिसने 10,000 इंटरनेशनल रन स्कोर किए हुए हैं, फाइव 500 विकेट्स लिए हुए हैं या 500 कैचेज लिए हुए हैं, या तो अब आप कोई भी इसमें क्रिकेटर उठाओगे, टैलेंट को डिफाइन कर दिया मैंने। टैलेंटेड किसको मानूंगा, या तो उसने 10,000 इंटरनेशनल रन स्कोर किए हुए हैं। अब हर क्रिकेटर के साथ उसका रिकॉर्ड होता है, किसने इंटरनेशनल जो रन है, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो या फिर टेस्ट मैचेज हो, टोटल स्कोर्ड रन्स 10,000 से ज़्यादा हैं तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, टैलेंटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 500 विकेट्स लिए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उस केस में टैलेंटेड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेने की कोशिश की है ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होगा या किस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड होंगे। मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन को देखते ही, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन को देखते ही बगैर किसी हेजिटेशन के मैं ये बता पाऊँ आइदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, या तो है या नहीं है। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि भी हो भी सकता है ना भी। तो 2-3 एग्जांपल्स मैंने लेने की कोशिश की। आई थिंक आपको किस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। कलेक्शन को ही हम सेट कह रहे हैं और कलेक्शन ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें 2-3 हमारे पास नोटेशंस आएंगे। ऑब्जेक्ट और कलेक्शन की बात हो रही थी। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही सेट कहा जाएगा। अब मैं बार बार कलेक्शन कहने की बजाय, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलेक्शन को ही मैं सेट कह रहा हूँ, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का बार बार कलेक्शन कहने की बजाय मैं उसको सेट कहूँगा। क्या कहेंगे उसको, सेट। मतलब बार बार अब मैं आगे कलेक्शन ना बोल के क्या बोलूँगा, उसको सेट बोलूँगा। और ऑब्जेक्ट की जगह हम कहेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। हम सेट को हमेशा
कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सी एंड सो। जो कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेट के एलिमेंट्स कहा जाएगा। कलेक्शन की जगह किसने ले ली? सेट ने, क्योंकि एक कलेक्शन को ही मैं सेट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? एलिमेंट्स ने। इसमें हमारे पास एक सिंबल आएगा, जैसे आपके पास कह दे कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, या कलेक्शन की जगह आप इसको सेट भी कह सकते हो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब मुझे खूब अच्छी तरह पता है कि 20 से जो लेस हैं वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 2 है, 3 है, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, 13, 17 और 19। ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से लेस होते हैं, 20 से छोटे हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहला फॉर्म हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, उसमें पहली फॉर्म हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड्स। इन रोस्टर फॉर्म, सेट आपके पास एक ही है, यही सेट है, कलेक्शन है कौन से नंबर्स का? जो 20 से छोटे प्राइम नंबर हैं। इनको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, लिखने का तरीका अलग होगा। कलेक्शन में ऑब्जेक्ट वही होंगे, सेट के एलिमेंट वही होंगे। रोस्टर फॉर्म के अंदर, इन दिस फॉर्म वी विल लिस्ट all elements of the set। उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखेंगे। लिस्ट करना मतलब उनको लिखा जाएगा। सेपरेशन के लिए उनके बीच में कोमा यूज करेंगे और लास्ट में उनको करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म होता है किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का। अगर यहाँ पर इस सेट को मैं सेट कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्यों है? इस कलेक्शन में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जिसका 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और कोई तीसरा फैक्टर ना हो अदर देन 1, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब मैंने कोई भी नेचुरल नंबर उठाया, कलेक्शन में मेरे पास ये वाले ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपसे पूछूं 15 इस कलेक्शन में है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 15 इस कलेक्शन में नहीं है। डिसीजन मेरा क्लियर है बिल्कुल, आइदर यस और नो। क्या 17 इस कलेक्शन में है? यस। क्या 13 इस कलेक्शन में है? यस। कहीं पर डाउटफुल सिचुएशन नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी। डाउटफुल सिचुएशन अपीयर होते ही अलर्ट होने की ज़रूरत है कि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड नहीं। मैं रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, सेट की रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म। अगर इस कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 को मैं सेट कह रहा हूँ और इस सेट को अगर मैं ए कह रहा हूँ, सेट ए, तो इस सेट ए का जो रोस्टर फॉर्म होगा, इस सेट ए का रोस्टर फॉर्म, इट विल बी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। जितने भी ऑब्जेक्ट थे, एलिमेंट थे इस सेट के अंदर, मैंने सारे के सारे लिस्ट कर लिए, लिख लिए, एक सारणीबद्ध रूप में लिख लिए इनको, सारे के सारे लिस्ट कर दिए। सेपरेशन के लिए 2 के बीच में कॉमा यूज़ करेंगे और लास्ट में इनको करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे।
ये हमारे पास इस सेट का कौन सा फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। इसी सेट का, इसी कलेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म, नाम में लिखा हुआ है रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। इस सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करने की बजाय, हम वो कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी, जिससे वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किसी कॉमन प्रॉपर्टी को, कॉमन रूल को सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इनको देख के मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये सारे के सारे 20 से छोटे नंबर हैं। इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म, इट विल बी सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, मतलब इन सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी। अब शायद हो सकता है आप ये सोचें कि सर यहाँ पर तो आप x कह रहे हो, सेट ए के अंदर एलिमेंट x, किसी भी सेट के अंदर दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, किसी भी सेट टाइप के एलिमेंट, एक होता है पर्टिकुलर एलिमेंट, दूसरा होता है आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सेट के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट, फाइव जो है ना वो इस सेट का पर्टिकुलर एलिमेंट है, 7 इस सेट का पर्टिकुलर एलिमेंट है, और दूसरी तरफ मैं कह दूं आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी जो एलिमेंट हमारे पास है वो फिक्स नहीं होता, आर्बिट्रेरी वो अपनी जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। एक्स यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रूल मेथड की हेल्प से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा उस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हम एक्स वाई कुछ भी लेके चलेंगे, एक्स जो है वही सेट ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 19 भी हो सकता है। पर्टिकुलर का मतलब वो चीज़ अपने आप में यूनिक है, फिक्स है। आर्बिट्रेरी का मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से वो कोई भी हो सकता है। x अगर इस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो x 2 के इक्वल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इनमें से कोई भी मैं x की वैल्यू ले सकता हूँ। ये हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट फिक्स नहीं है, यूनिक नहीं है वो, लेकिन उस पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से वो कोई भी हो सकता है। मतलब x इस सेट में जितने भी एलिमेंट किसी के इक्वल भी हो सकता है। सेट वही था, एलिमेंट्स वही हैं, कलेक्शन नहीं बदल रही, कलेक्शन के ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहे, लेकिन लिखने का तरीका बदल रहा है। ये हमारे पास इस सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सबको खूब अच्छी तरह पता है कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम वोवल कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये कलेक्शन हमारे पास लेट इट इज़ इक्वल टू सेट बी, अगर मैं इसको सेट बी कह रहा हूँ तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए, ई, आई, ओ और यू। एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि भाई हमेशा लेटर्स स्मॉल ही होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 ऐसे लेटर हैं जिनको हम वोवल कहते हैं।
ये इस कलेक्शन का, इस सेट का रोस्टर फॉर्म है। इसी का सेट बिल्डर फॉर्म, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, अगर आपको उसका सेट बिल्डर फॉर्म देना है तो आपको सभी एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से एक साथ हैं, और इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट लिखने की बजाय मैं फिर वही आर्बिट्रेरी एलिमेंट का सहारा लूँगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब बी, आप कहोगे सर एक्स भी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर होता है, तो क्या इस सेट का एलिमेंट एक्स है? नो, एक्स इस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। हाँ, एलिमेंट एक्स ही है, लेकिन एक्स कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्वायर करेगा? एक्स वैल्यूज़ वो एक्वायर करेगा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स होती हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से हैं? सबको पता है, ए, ई, आई, ओ और यू। एक्स की पॉसिबल वैल्यू ये 5 हो सकती है। एलिमेंट्स वही हैं, सेट वही है, केवल लिखने का तरीका अलग है। आई थिंक दोनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर होंगी आपके पास। रिप्रेजेंटेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म और दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हमारे पास एक सिंबल आता है बिलोंग्स टू। सिंबल हम लेके चलेंगे बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेशन के बाद।